Now today we are going to start with chapter number 7, air and water. ठीक है, इसमें हम एयर के बारे में पढ़ेंगे और वाटर के बारे में पढ़ेंगे. इसमें हम एटमॉस्फेयर एंड द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड कंपोजिशन ऑफ एयर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पढ़ेंगे. एंड देन सिमिलर वाटर और इम्प्योरिटीज इन वाटर, कि हम कैसे कैसे उसको हटा सकते हैं. ठीक है, रिमूवल ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स. ठीक है, फर्स्ट इज एयर. We all are familiar with the air. It is present everywhere around us. We cannot see it, but we can feel it. We can feel the presence of air when the leaves of tree rusted. देखो, आपको सबको पता है एयर को देख नहीं सकते, इतना हम फील करते हैं. देखा होगा जब आप ट्री से बहुत बहुत तेज हिलते हैं, रस्टल करते हैं, हम देखते हैं कि क्या करती है, एयर बहुत तेज से चलती है, हम फील करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर को. The clothes hanging on the clothesline sway when air moves. Let's gather some more information on the air in this chapter. हम एयर कहाँ प्रेजेंट होती है? एटमॉस्फेयर में. हम इस चैप्टर में एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. द अर्थ इज सराउंडेड बाय द ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू हायर अप इन द एटमॉस्फेयर. द अमाउंट ऑफ एयर बिकम लेसर. द ग्रेविटी पुल्स द लेयर ऑफ एयर टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो ग्रेविटी है वो एयर को पुल करती है किधर? टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. Now, it maintains the temperature on the earth for survival of living things. It burns the meteoroids before they reach the earth. The ozone layer in the atmosphere prevents the harmful UV rays of the sun from reaching the earth. जो ओजोन लेयर होती है वो अल्ट्रावायलेट रेस को, यूवी रेस को अर्थ में नहीं आने देती, और जो मेटेरियल्स टूटते हैं उनको भी एयर नीचे आने से पहले क्या कर लेती है? रोक लेती है, बर्न कर देती है, जला देती है. ठीक है. नाउ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है, हमारी अलग अलग लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर में. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ठीक है, कितनी लेयर होती है? 5 लेयर्स होती है हमारी एटमॉस्फेयर में. सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर पढ़ेंगे. ट्रोपोस्फेयर क्या होती है? फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है. जो सबसे पहली लेयर होती है वो क्या होती है? हमारी ट्रोपोस्फेयर. Troposphere is the first layer of the atmosphere that lies just above the Earth's surface. It contains air that we breathe. Weather changes take place in the layer. ठीक है, जो भी एयर हम ब्रीथ करते हैं वो इसी लेयर में प्रेजेंट होती है, और वेदर चेंजेस जो होते हैं वो हमारी कौन सी लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर. नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर. इट इज लाइट जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड इट इज अ क्लाउडलेस लेयर. जेट स्ट्रीम प्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर. The ozone layer, which forms the upper part of the stratosphere, act like a shield that protect us from harmful rays of sun. ये क्लाउडलेस लेयर होती है, इसमें क्लाउड्स नहीं होते. जेट स्ट्रीम हो गए, ठीक है, एयरप्लेन्स हो गए, ये इसी लेयर में फ्लाई करते हैं. ठीक है, और ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? हार्मफुल यूवी रेस से. Mesosphere. Mesosphere is the third layer of the atmosphere. This layer protects us from meteoroids and other small rocks moving in the space. Meteoroids burn in the layer and do not reach the surface of the earth. ठीक है, ये स्पेस में ही बर्न हो जाते हैं और अर्थ की सरफेस पे नहीं आते. ठीक है, क्योंकि एयर इनको क्या करती है? ऊपर ही बर्न कर देती है. ठीक है, ये थर्ड लेयर होती है हमारी. जो मेसोस्फेयर है वो थर्ड लेयर है. ठीक है. थर्मोस्फेयर is the fourth layer and is the thickest of all layers. This layer does not have clouds or vapor. Space shuttles move in this लेयर. ना पे यहाँ पे कोई क्लाउड होता है, ना ही वाटर वेपर होता है. यहाँ पे स्पेस शटल मूव करते हैं. इन विच लेयर? थर्मोस्फेयर. लास्ट लेयर दैट इज एक्सोस्फेयर. एक्सोस्फेयर इज द फिफ्थ एंड आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट इज वेरी थिन एंड हैज वेरी लिटिल एयर. सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट द अर्थ प्रेजेंट इन द लेयर. ठीक है, एक्सोस्फेयर फिफ्थ लेयर होती है और आउटर मोस्ट लेयर होती है. ठीक है, जो सैटेलाइट्स होती है ये ऑर्बिट करती हैं और इसी लेयर में प्रेजेंट होती है. नाउ हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, उसका कॉम्पोजिशन पढ़ा. नाउ वी विल स्टार्ट विद कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. ठीक है, हमने अलग अलग लेयर्स पढ़ी, 5 लेयर्स पढ़ी. अब हम कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे एयर का. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. अबाउट 70% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 1% of other gases like neon, argon, carbon dioxide, ozone are present in the air. It also contains water vapor and dust particles. ठीक है, 78% तो इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन होती है. 21% नाइट्रोजन एंड 1% ऑक्सीजन. और कुछ गैसेस भी होती है, जैसे नियॉन हो गई आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है.
इसके अंदर वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। बर्निंग ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन, नथिंग कैन बर्न विदाउट ऑक्सीजन। हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आपको कुछ चीज बर्न करनी है तो उसमें भी आपको ऑक्सीजन की नीड होती है। देखा है ना, हम आग जलाते हैं तो फूंक मारते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। नाइट्रोजन, लिविंग बींग्स डू नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। प्लांट्स गेट दिस नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द soil. Nitrogen is also added to soil by using chemical fertilizer. Animals get nitrogen from plants, meat and fish. Living beings को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। आपके जो प्लांट्स हैं उन नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में। ठीक है। एनिमल्स को कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द प्लांट्स, मीट एंड फिश। Carbon dioxide, green plants use carbon dioxide gas to make their own food. It is also used in fire extinguishers to put out fire. इसमें fire extinguisher होता है जो आग लग जाती है, उसके लिए भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। Water vapor. Water vapor is formed because of evaporation of water from the surface of the water bodies like rivers, lakes. Water vapor in the air can cause changes in the weather. देखो water vapor से क्या हो सकता है कि weather में changes भी आ सकते हैं। It condenses to form clouds, rain, fog and snow. ठीक है, वो कंडेंस करता है और क्या फॉर्म करता है, clouds, rain and fog. The amount of water vapor present, we say that air is humid. When air is dry and say it has low humidity, high humidity makes us feel uncomfortable as our sweat does not absorb easily. High humidity जब होती है तो हम बहुत uncomfortable फील करते हैं, क्योंकि जो हमारा sweat होता है वो जल्दी से evaporate नहीं हो पाता। Now properties of air. Properties of air shows many properties. देखो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं एयर की। सबसे पहले क्या है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर हैज अ मास। देखो स्पेस भी चाहिए होता है एयर को। हमने देखा होगा, आप बैलून को लिफ्ट करते हैं, फुलाते हैं तो वो बड़ा इंक्रीज होता है साइज में। ठीक है। नाउ apparatus रिक्वायर्ड, आपको ग्लास चाहिए, बाउल ऑफ वाटर और एक कॉटन वूल चाहिए। ठीक है, बाउल, ग्लास ऑफ वाटर और एक कॉटन वूल चाहिए। स्टेप्स क्या है, प्रेस अ पीस ऑफ कॉटन वूल इनटू द बॉटम ऑफ द ग्लास। ग्लास के बिल्कुल अंदर आपको डालनी है। पुट द ग्लास अपसाइड डाउन इनटू द बॉयल ऑफ वाटर, टेक द ग्लास आउट एंड कॉटन वूल इज ड्राई। ठीक है, आपको क्या करना है, पानी को तो निकालना है और वो कॉटन क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। नाउ टिल्ट द ग्लास स्लाइटली एंड पुट इट इनटू द बाउल ऑफ वाटर। एयर बबल्स आर सीन एंड वाटर गोज इनटू द ग्लास। आपको बबल्स दिखाई देंगी और पानी अंदर ग्लास के जाने लगे। ठीक है। सिमिलरली ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट क्या कहता है, स्टेप सेकंड, द कॉटन वूल वाज ड्राई बिकॉज देयर वाज एयर इन द ग्लास एंड वाटर कुड नॉट गो इन। वो क्यों ड्राई हो गई, क्योंकि वाटर उसके अंदर जा नहीं पा रहा था और उसके अंदर क्या थी, एयर थी। स्टेप थर्ड, वी सी एयर बबल्स विच मीन्स एयर एस्केप्स आउट एंड वाटर गोज इन द ग्लास। एयर तो बाहर निकल रही है और वाटर कहाँ जा रहा है, ग्लास के अंदर जा रहा है। Air has a mass, 2 balloons, 1 meter long stick with a string tied at the center. ठीक है, 2 आपको बैलून चाहिए, एक स्टिक चाहिए और स्ट्रिंग उसके टाई करी हो। फिर 2 balloons with the equal amount of air, tie each balloon on each end. Now remove air from the one balloon. दोनों बैलून लेने आपको, दोनों में एयर फिल करनी है। फिर आपको करना है, एक बैलून की एयर निकाल देनी है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन इन स्टेप सेकेंड, the stick is in horizontal position, and in step third we observe that the side of stick with the air filled with balloon goes down, proving that air has a weight. जिससे क्या पता चल रहा है, जब ये इसकी हवा निकाल दी गई तो ये स्टिक टेढ़ी हो गई, जिससे क्या पता चल रहा है कि एयर के अंदर क्या है, वेट। नाउ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। आपने देखा होगा तो हम आग लगाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। ठीक है, जिससे वो जल्दी से जल जाती है। नाउ आपको एक कैंडल चाहिए और ग्लास चाहिए। स्टेप्स क्या है, फिक्स अ कैंडल ऑन द टेबल एंड लाइट इट, इट कीप्स ऑन बर्निंग। नाउ इन्वर्ट द ग्लास ओवर द कैंडल। अब ग्लास को रख दो कैंडल को तो बुझ जाएगी। ठीक है, इससे क्या पता चला है, वी ऑब्जर्व दैट कैंडल बर्न्स फॉर सम टाइम एंड देन गोज आउट। दिस शोज दैट द कैंडल नीड्स एयर टू बर्न। उसे एयर की जरूरत होती है जलने के लिए। ठीक है। एयर एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, इसके लिए आपको एक ग्लास फिल्ड विद वाटर और एक कार्डबोर्ड चाहिए। पानी से भरा हुआ ग्लास और एक कार्डबोर्ड चाहिए। फिल द ग्लास कंप्लीटली विद वाटर, कवर्ड द माउथ ऑफ द ग्लास विद अ स्टिफ कार्डबोर्ड। ठीक है, आपको उसका माउथ है
वो कार्डबोर्ड से कवर करना है। मेक श्योर देयर इज नो एयर बबल्स इन द वाटर बिलो द कार्डबोर्ड, देखना है कि कोई एयर बबल्स तो नहीं है। नाउ प्रेस द कार्डबोर्ड विद योर हैंड एंड इन्वर्ट द ग्लास एंड रिमूव योर हैंड फ्रॉम द कार्डबोर्ड। ठीक है, आप ऐसे करके उसको ऐसे उल्टा कर दीजिए और आप अपना हाथ हटा लीजिए। We will observe that the cardboard does not fail even though the water tries to push the cardboard. The air outside pushes the cardboard with a greater force from below. This is air pressure. इससे क्या पता चला? एयर के अंदर क्या है? Pressure. Now, our next precious resource, that is water, which is very precious. We should not waste it. हमें water को waste नहीं करना चाहिए. Water is essential for us. There are so many activities that are not possible without water, such as cooking, bathing, construction. Plants also need water to grow. हमें देखो bathing के लिए, drinking के लिए, construction के लिए, और plants को भी किसको जरूरत पड़ती है? Water भी grow करने। ठीक है, water can be pure or impure depending upon its source. Rainwater is the purest form of water, but it becomes impure when the dust and germs still get added to the water. Thus, water must be purified and made suitable for drinking. We all must drink pure water. हमें water को purify करना चाहिए पीने से पहले, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी impurities होती हैं, ठीक है, which can be injurious to your health. इसलिए हमें कैसा पानी पीना चाहिए? Pure water. Impurities in water, the substance that make the water unfit to use is called impurities. Impurities are of two types. जो वाटर अनफिट होता है फॉर ड्रिंकिंग उसे क्या कहते हैं? इम्प्योरिटीज कहते हैं। और इम्प्योरिटीज दो तरीके की होती है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। पहले बात करेंगे हम सॉल्युबल की। Impurities that are not dissolved in water and can be easily seen are called insoluble impurities. जो जिन्हें हम वाटर में डिजॉल्व नहीं कर सकते और हम उनको देख भी नहीं सकते, उन्हें क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल। ठीक है, soluble impurities. Water from the wells or rivers contain insoluble impurities such as mineral salt, which dissolved in water cannot be seen, are called soluble impurities. जिनको हम देख नहीं सकते वो क्या होती है? soluble, और जिनको हम देख सकते हैं वो क्या होती है? insoluble impurities. Now, removal of insoluble impurities. हम इसको कैसे remove कर सकते हैं? You have learned in the previous class that insoluble impurities in water can be removed by the process of sedimentation, decantation and filtration. हम तीन तरीके से इसको impurities को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं by the process of sedimentation, decantation and filtration. Sedimentation, in this method, mixture of water and insoluble impurities will allow to stand undisturbed in a container for some time. The heavy insoluble impurities settle down at the bottom of the container. This layer of impurities is called sediment. आपने देखा होगा जब आप कंटेनर के नीचे impurities जम जाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? sediment. When the impurities settle down, clear water left above the layer of impurities. This is called sedimentation. और जो ऊपर पानी रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? sedimentation. फिर decantation. It is the process that follows sedimentation. In this process, clean water collected above the sediment is poured into another container without disturbing the sediment, settle at the bottom. इसमें क्या होता है? जब आप डालते हैं तो वो sediment होता है वो bottom में ही क्या होता है? रुक जाता है और ऊपर का पानी साफ हो जाता है। Filtration, this method is used to separate water from insoluble impurities like sand by using filter paper. ठीक है, आपको sand को छानना है तो by the use of filter paper आप क्या कर सकते हो? उसको छान सकते हो। To filter a mixture of water and sand, make a cone of filter paper and keep it inside the funnel. The mixture is poured into a funnel. The sand does not pass through the filter paper and remains behind on filter paper. This is called residue. ठीक है, जब हम उसे filter paper को छानेंगे तो जो बच जाएगा उसे कहते हैं हम residue कहते हैं। The clear water comes out of the filter paper and it collects in the flask below the funnel. This is called filtrate. This method of purifying water is called filtration. ये इसी मेथड को क्या कहते हैं? हम filtration कहते हैं। Now, next topic is removal of soluble impurities. अब हम soluble impurities को कैसे remove कर सकते हैं? इसके भी अलग अलग मेथड है। evaporation, distillation and purification of drinking water. Now, so evaporation, in this method, water or any liquid containing impurities is heated, causing the liquid to change into vapor, leaving behind the impurities. This process of changing a liquid into wet vapor forms
फॉर्म इज कॉल्ड इवोपरेशन। आप क्या कहते हैं, हीट करते हैं, जब तक इसकी इम्प्योरिटीज निकल जाए इसको हीट करते हैं, और जो लिक्विड वॉट वेपर में चेंज होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इवोपरेशन। Distillation. In evaporation, we only get impurities and water mixes into the air in the form of vapor. But in distillation, we can get impurities as well as pure water. In distillation, impure water is heated in a flask. On heating, water changes into steam, and impurities are left behind in the flask. The steam passes through the condenser. Here it cools and changes into water. The water is pure, which is collected in a separate funnel. ठीक है, आप इसमें क्या करते हैं, डिस्टिलेशन में आप इम्प्योरिटीज को एज वेल एज जो वाटर होता है प्योर वाटर को उसको हीट करते हैं फ्लास्क में, और जब उसकी इम्प्योरिटीज निकल जाती है और उसे ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं आपका डिस्टिलेशन। नाउ प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, हमें कैसे, देखो हम घरों में आरओ का यूज़ करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हम घर में आरओ का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या ना हो, हार्मफुल ना हो। ठीक है, होता है कुछ वाटर बॉर्न डिजीज भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे टाइफाइड हो गया, अनीमिया हो गया। Impure water is harmful to us and leads to many diseases. We can purify water by using following methods. 3 मेथड है वाटर को प्योरीफाई करने। फर्स्ट इज बॉइलिंग, आप वाटर को बॉइल करें। सेकेंड इज क्लोरिनेशन। ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, बैक्टीरिया को ऐसे ही छोड़ दें लेफ्ट इनसाइड द वाटर, वो किल्ड हो जाता है। आप अगर वो क्लोरीन डाल देंगे और वाटर प्योरीफाई, तो आपके आरओ वगैरह हो गए, उससे प्योरीफाई करके भी आप वाटर को पी सकते। The water is boiled for at least 5 to 20 minutes. That kills the germs present in it. The water should be cooled, filtered and stored in a clean container. The bacteria still left in the water is then killed by adding very small quantity of chlorine. जो बच जाता है उसको हम क्लोरीन से मारते हैं। ठीक है, वाटर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर्स used to purify water. These purifier must be cleaned regularly to prevent spreading of disease causing germs. ये वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज करा जाता है। आपको उसको रेगुलरली क्लीन भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि डिजीज कॉज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कहते हैं ब्रीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो आपको उसको भी अगर रखिए रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। ठीक है, हमने इसमें तीनों मेथड्स पढ़े, बॉइलिंग, क्लोरिनेशन एंड वाटर प्यूरिफाई। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।